All right. Okay. Today our topic is basically biological roots of criminal behavior or biological factors of crime or criminal behavior. As you all know that we are focusing on three important perspectives of criminal behavior: psychological, social, and biological. अब जो biological फैक्टर्स हैं या जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म की थ्योरीज हैं या अप्रोचेस हैं। एक वो जो जिनमें फिजिकल बिहेवियर को या जिसमें फिजिक को फिजिकल फीचर्स को और हमारे सेम और फिर हमारे बिहेवियर को आपस में एसोसिएट किया गया है। फिर लोम्ब्रोसो की अप्रोच है बॉन्ड क्रिमिनलिटी और बाद में विलियम शेल्डन की अप्रोच है सोमाटोटाइप और फिजिक एंड क्राइम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अप्रोच है वो है फैमिली स्टडी की जेनेटिक स्टडी, हमारे जीन्स का या हमारी हेरिडिटी का हमारे बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, उसकी मैं बात करूंगा, फिर आखिर में हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल फीचर्स, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स, उसमें स्किन स्किन कंडक्टेंट्स, उसमें डाइट एंड बिहेवियर और क्राइम या हार्मोन्स और क्रोमोसोम आते हैं। अब देखें द मेजर प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल थ्योरीज, द ब्रेन इज द ऑर्गन ऑफ माइंड and the locus of personality. The basic determinants of human behavior are constitutionally or genetically based. Observed gender and racial differences in rate and types of criminality may be at least partially the result of biological differences between the sexes and between racially distinct groups. इंसान की जो बॉडी में कुछ बड़े अहम ऑर्गन होते हैं दैट हैज वर्क टू परफॉर्म। तो जो ब्रेन होता है उसका सबसे बेसिक या एक सेंट्रल काम होता है पर्सनालिटी के हिसाब से। और जो बेसिक हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं चीजें वो या जेनेटिकली होती हैं या तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुराद हमारे फिजिकली। तो इस यहाँ पे जो जो कहा गया है उससे मुराद हमारे बॉडी में जो डिसीजन मेकिंग होता है मेन, जो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करता है, हमारे कंडक्ट को डिटरमाइन करता है अच्छी या बुरी को, वो बिहेवियर को डिटरमाइन करने का मैकेनिज्म या तो हमारे जीन्स में होता है, जेनेटिक्स में, या तो हमारे वो होता है इसमें हमारी बॉडी में फिजिक में होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जो डिफरेंट जेंडर्स में डिफरेंट तरीकों से नजर आते हैं। तो उनको उस हिसाब से हमें समझना है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि वाकई बायोलॉजिकल फैक्टर का कोई रोल बनता है या नहीं बनता। ठीक है। The basic determinants of human behavior may be passed from generation to generation. Much of human conduct is fundamentally rooted in instinctive behavior responses characteristic of biological organism everywhere. The interplay between heredity, biology, and social environment provide nexus for any realistic consideration of crime and causes। फिर माइक ऑफ रखें अपनी को। यहाँ पे सुने और देखें आप, जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं इंसान के बिहेवियर को असेस करने के, वो जनरेशन टू जनरेशन होते हैं। मतलब इसको मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा कि जो सोशल थ्योरीज है उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारा बिहेवियर को जो जहाँ से डिसाइड होता है या जहाँ से वो रूट होता है वो सोसाइटी होती है। सोसाइटी इज अ सेंट्रल प्लेस वेयर ह्यूमन बिहेवियर इज बेसिकली जनरेटेड बेस्ड ऑन कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन, हैबिट्स। ओके। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताते हैं कि जो हमारी बिहेवियर होता है हमारा अच्छा या बुरा, वो सेंट्रली डिपेंड करता है हमारे इमोशंस पे, हमारे फीलिंग्स पे, हमारे सेंटिमेंट्स पे, और उसी से वो जनरेट होता है। बायोलॉजिकल थ्योरीज बेसिकली बताती हैं कि जो बेसिक फोर्स होती है इंसान के बिहेवियर को डिटरमाइन करने में, वो जनरेशन टू जनरेशन की जाता है। और वो स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिकली जीन्स होती हैं इंसान की जो जेनेटिकली डिटरमाइन करती हैं कि हम कैसे बिहेव करेंगे, हम कैसा बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो इंस्टिंक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो हम लर्न करते हैं सोसाइटी में।
अब खाना पीना, सोना, उठना, कुछ बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स ये हम सीखे हुए होते हैं बचपन से, हमें कोई क्लास या कोई हमें सीखना नहीं पड़ता। कुछ ऐसे कंडक्ट्स होती हैं हमारी, स्किल्स होती हैं जिनको हम बगैर सीखे नहीं कर सकते। लिखना, पढ़ना, के बोलना, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्राइम है उसके बारे में यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव हैं। बायोलॉजिकल थ्योरिस्ट मानते हैं क्राइम इज आल्सो वन ऑफ द इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, जो सीखे बगैर किया जा सकता है। और कुछ लोगों में वो जीन्स ऐसी होती हैं जिसको डिफेक्टिव जीन्स हम कहते हैं, उन बुरी जीन्स या बेड जीन्स के बिना पे वो लोग वो जीन्स वो ट्रांसफर करते हैं अपने पेरेंट्स से, और उसके बाद फिर वो लोग ज्यादातर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए आप इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी, बायोलॉजी एंड सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स नेक्सस फॉर एनी रियलिस्टिक। आजकल, बल्कि हमेशा से ये बात मानी आ रही है कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो जीन्स होती हैं या जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी कहते हैं वो जीन्स जो अपने हम पेरेंट्स से ट्रांसफर हमें हो, या फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से, या फिर उसी उनके पेरेंट्स से। बायोलॉजी या जीन्स से मुराद के हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारे हमारी जीन्स जो हमारी अपनी जीन्स होती हैं, जो किसी बुना पर भी अगर उनमें मसला आ जाए या मसला हो, तो उसका और बिहेवियर का आपस में कोई ताल्लुक बनता है नहीं बनता, ये पूरी डिबेट स्टार्ट होती है। ठीक है। अब इसके बारे में हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि हमारे जीन्स हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं, या कोई लोग कह सकते हैं कि नहीं करती। ठीक है। तो हेरिडिटी भी जीन्स होती है, लेकिन हेरिडिटी से मुराद के हम वो जीन्स जो हम कैरी आउट करें या जो हमें ट्रांसफर होकर मिले। और जो जीन्स होती हैं वो कुछ ऐसी होती है जो आपको अपनी होती है, या तो वो उन जीन्स में किसी एक्सीडेंट के बुनियाद पे मसला आ जाए, कोई इंजरी हो, या फिर डाइट के बुनियाद पे, या तो अल्कोहल ड्रग्स के बुनियाद पे, या तो फिर बाय बर्थ कोई म्यूटेशन हो या कोई इशू हो। ठीक है। तो ये फिर आप जी जेनेटिक इशू हो गया। और हेरिडिटी से मुराद कि वो जीन्स जो हम अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से जो हमें ट्रांसफर होके मिले एज वी गॉट बर्थ, उनमें अगर अगर वो लोग पहले क्राइम करते हो और हम भी करें, तो उसका मतलब है कि हमने वो जीन्स उनसे बारो की, या वो उन्होंने हमें ट्रांसफर की। ठीक है। लेकिन आखिर में यहाँ पे दिया है क्या सोशल एनवायरनमेंट के बारे में। सोशल एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल एनवायरनमेंट माइक ऑफ रखें। The social environment provides nexus for any realistic consideration of crime. because social environment अगर अच्छा होगा, तो फिर ये भी कहा जाता है कि हमारे पास कितना भी क्राइम का पोटेंशियल हो बायोलॉजिकली, लेकिन हम कम से कम क्राइम करते हैं। तो ये बात हर कोई मानता है आजकल कि सोशल एनवायरनमेंट अगर हॉस्टाइल हो, फ्रेंडली नहीं हो, तो ट्रिगर करता है ये ट्रिगर करता है किसको, वायलेंस को या क्राइम को। मैं वो एग्जांपल दूंगा। इस तरीके से जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसकी हमने बात की है पहले, साइकोपैथी, सोशियोपैथी, या कितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें जितने भी लोग होते हैं वो क्रिमिनल नहीं बनते। ऑल साइकोपैथ आर नॉट क्रिमिनल्स। ठीक है। उस तरीके से ऑल सोशियोपैथ आर नॉट क्रिमिनल्स, एंड ऑल क्रिमिनल्स आर नॉट साइकोपैथ्स, एंड ऑल साइकोपैथ आर नॉट क्रिमिनल्स। ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ से मुराद कि अगर आप उनको सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो, जहाँ पे बेसिक नीड्स पूरी हो, जहाँ पे इंसाफ का निज़ाम हो, जहाँ पे लोगों को, जहाँ पे बिहेवियर अच्छा हो, जहाँ पे जॉब वर्क प्लेस ठीक हो, जहाँ पे तालीम का निज़ाम ठीक हो, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट डिस्करेजिंग होता है क्राइम की तरफ से, तो वो लोग नहीं इन्वॉल्व होते। पर एक क्योंकि वो पागल तो नहीं होते ये सारे लोग, भले बायोलॉजी उनकी कैसी भी हो, साइकोलॉजी उनकी कैसी हो, ये लोग पागल नहीं होते। ठीक है। तो इनमें समझ तो होती है, सिचुएशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम इनको ट्रिगर करेंगे, एग्रीवेट करेंगे, इंस्टिगेट करेंगे, प्रोवोक करेंगे, मुश्किल हालात उनको देंगे, तो फिर ये लोग बाकी लोगों से आसानी से जल्दी में वायलेंस या क्राइम की तरफ आ जाते हैं। तो मसला फिर वहीं पे आ जाता है कि एनवायरनमेंट पे। ठीक है। तो ये चीज हमें कि हमें जब भी हम बायोलॉजी साइकोलॉजी चीजों को पढ़ें, तो साथ साथ एनवायरनमेंट भी कंसिडर करना पड़ता है, बिकॉज एनवायरनमेंट भी काफी हद तक फिर
इनकरेज करता है, अगर इन्वायरमेंट डिस्करेज करे तो वो फैक्टर्स अपनी जगह पे इतने सिग्निफिकेंट नहीं रहते। अब आ जाए फिजिक एंड क्राइम की जो अप्रोच हमारे पास है, सबसे पहले जो अप्रोच है बायोलॉजी एंड क्राइम की, तो हम कहते हैं फिजिक एंड क्राइम। तो उसमें जो सबसे पहली जो अप्रोच थी, जो फाउंडेशन हम कहते हैं, वो पॉजिटिविज्म था। और उसमें जो लोम्ब्रोसो की जो अप्रोच थी, लोम्ब्रोसो ने 76 में जो आर्ग्यू किया था, क्रिमिनल इज अ सेपरेट स्पीशीज, अ स्पीशीज दैट इज बिटवीन मॉडर्न प्राइमेट टू ह्यूमन। उन्होंने जब अपनी ये थ्योरी दी थी एटाविस्टिक एनोमलीज की या बॉर्न क्रिमिनलिटी की, तो इन्होंने ये कहा था कि जो क्रिमिनल होते हैं वो एक अलग नस्ल होते हैं या एक अलग क्रिएचर होते हैं, एक अलग स्पेशीज होते हैं। जो पुराने स्पेशीज जो पहले जानवर थे और जो मॉडर्न स्पेशीज जो इंसान होते हैं, उनके बीच में एक कोई किस्म होते हैं। न तो वो जानवर बन पाते हो सकते हैं, नहीं तो वो प्रॉपर तरीके से इंसान इवॉल्व हो पाते हैं। ये कहीं पे स्टक हो जाते हैं, इनकी बायोलॉजी, इनकी जीन्स। ठीक है। तो उनकी उस जीन्स के बुनियाद पे उनके कुछ ऐसे फिजिकल फीचर सामने आ जाते हैं जिन जो सिम्टम होते हैं बेसिकली, और जिनको स्टडी करके हम कह सकते हैं कि ये लोग बॉर्न क्रिमिनल हैं। तो सबसे पहले जो अप्रोच है, आइए बायोलॉजी एंड क्राइम के ताल्लुक को ढूंढने की, वो लोम्ब्रोसोन अप्रोच है। और जिसने दुनिया में अपने फुट स्टेप रखे या अपने फुट प्रिंट रखे कि आइंदा भी इस पर काम हो। तो लोम्ब्रोसो ने क्या कहा था? ही सेड दैट he studied the bodies of different criminals and other inmates and their physical abnormalities, and he claimed to have found, उसने क्लेम किया था कि उसने कुछ ऐसी बॉडी फीचर्स आइडेंटिफाई किए जिनको स्टडी करके हम उनकी क्रिमिनल बिहेवियर को प्रिडिक्ट, मतलब उसकी प्रेडिक्शन को ही हम कर सकते हैं। तो वो फिजिकल फीचर सिम्टम थे, प्रॉब्लम उनकी बायोलॉजी में था। फिजिकल फीचर कौन से थे? लॉन्ग आर्म्स थी, लार्ज टीथ थे, ईयर लिकिंग ऑफ लूप्स थे, अब ईयर्स कमिंग आउट ऑफ देयर हेड थे, टू मेनी रिंग पर अर्ली एजेस थे, टू मेनी फिंगर्स, लॉट ऑफ बॉडी हेयर, मिसशेपन फेस था, अ, उसमें स्केरी लुक था। तो ये कुछ ऐसे फीचर थे जिनको उन्होंने बॉन्ड ऑफेंडर के लिए कहा कि दीज आर द सिम्टम ऑफ देयर बिहेवियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स, इफ यू कैन सी द पिक्चर्स हियर, these are taken from the book of Lombroso। ये लोम्ब्रोसो ने अपने बुक में ये फोटोग्राफ दिए थे। these are the actual criminals sketches। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फेसेस है, they are not a common faces, they are not traditional according to Lombroso। these people, they are atomistic anomalies में, and they have the problem in their biology, एंड वो नजर आती है उनके फिजिकल फीचर के साथ। दे वर पेक्युलर आईज, बड़े 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 मिसशेपन फेस आप देख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े। फिर आगे मैं आपको दिखाऊं, देखेंगे आप कि these are the typical born criminal of Lombroso। You can see their faces, outlook quite different, resemble with the animal kingdom, peculiar eyes, like scary looks are there, and quite misshapen nose, physical features। okay। तो ये वो कुछ बॉर्न क्रिमिनलिटी के कुछ जो लोग थे जिनमें अकॉर्डिंग टू लोब्रोसो एनोमलीज होती हैं, और ये एनोमलीज उन्होंने एसोसिएट की थी किसके साथ? उन्होंने एसोसिएट की थी उनके बिहेवियर के साथ, कि ये लोग बॉर्न क्रिमिनल है, और जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली होता है इनके जीन्स में होता है, जिसकी बुनियाद पर ये क्राइम लोग करते हैं। हैव यू गॉट इट? यस सर। उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच है या नेक्स्ट थ्योरी है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, जिसको हम कहते हैं सोमेटोटाइप, SOMATOTYP, सोमेटोटाइप। ओके। सोमेटोटाइप या फिजिक फिजिक या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, बेसिकली ये वो थ्योरी है जो लोम्ब्रोसो की जैसी थ्योरी है। जिस तरीके से लोम्ब्रोसो ने काम किया कि हमारी बायोलॉजी हमारे क्राइम के पीछे उसका रोल होता है, और हमारी बायोलॉजी को हम पढ़ नहीं सकते।
तो बायोलॉजी को पढ़ने का तरीकेकार एक ही होता है कि हम लोगों के फिजिकल फीचर्स को स्टडी करें और उन फिजिकल फीचर को के बिना पे हम उनके फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट या उसको फोरकास्ट कर पाए। बिकॉज इनकी नजर में जो बायोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी होती है या जो जेनेटिकल या जो हेरिडिटी इश्यूज होते हैं वो हमें प्रीडिस्पोज करते हैं कुछ अलग और किस्म के फीचर के साथ जो आम इंसानों से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए विलियम शेल्डन जो बेसिकली एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने न्यूरोलॉजी में अपनी स्पेशलाइजेशन की थी। इनकी एक बड़ी आदत थी, वो क्या थी कि ये डिफरेंट किस्म ये बड़े ऑब्जर्वेंट थे। ये लोगों को बड़ा बड़ा बारीकी से मेजर करते थे, जज करते थे उनके बॉडी टाइप्स को, उनके उनकी बॉडी फीचर्स को बहुत गौर करते थे। बल्कि जहां भी जाते थे पब्लिक प्लेस के क्राउड में उनका काम ये होता था कि लोगों को कि जो बॉडी फीचर्स हैं उनको ये ऑब्जर्व करें, जज करें। और फिर इसी को उन्होंने आगे एडवांस किया जब इन्होंने प्रिजन में और कॉलेज में मुख्तलिफ किस्म के सैंपल लेके, रिसर्च सैंपल लेके इन्होंने नेक्ड विदाउट क्लोथ्स, ओके, इन्होंने बॉडी को मेजर किए लोगों की, बच्चों की, जोइनल्स की, जो उसमें इनमेट्स भी थे और उसमें प्रिजनर भी थे, ताकि इनको ये करने का ये कंसेप्ट था कि हमारे पास हमारी जो बॉडीज होती है या जो बॉडी होती है उसके जो फीचर्स होते हैं, जो मेजरमेंट होती है, उसको हम मेजर करके या उसको हम समझ के हम अपने बिहेवियर को समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा यूज बॉडी मेजरमेंट टेक्निक टू कनेक्ट बॉडी टाइप विद पर्सनैलिटी एंड ही आउटलाइंस थ्री, यहाँ फोर लिखा हुआ है लेकिन गलती है, देयर आर थ्री बेसिक बॉडी टाइप्स एंड एसोसिएटेड टेम्परामेंट एंड पर्सनैलिटीज। तो आपने ये पहले थ्योरी पढ़ी है विलियम शेल्डन की? जी जी सर, पढ़ी है सर, साइकोलॉजी में पढ़ी है। जी। तो क्या क्या समझ में आया, थोड़ा बताएं मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो कि सर आपने ये किस हम पर पढ़ी। जी जी। जी सर, ये सराहत ने साहब में पढ़ाई थी, सोशल साइकोलॉजी में पढ़ाई थी सर। तो आपकी नजर में इस थ्योरी का सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा मुझे शेयर करें, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस तरीके से प्रेडिक्ट करती जी है जी बिहेवियर को? जी सर, इसमें हमको सर बताया जाता है कि सर थ्योरी में कि जो फैटी लोग होते हैं या सर जो स्मार्ट लोग होते हैं या बॉडी टाइप सर उनका डिफरेंट होता है। और उनके सर डिफरेंट बॉडी टाइप्स के तहत सर वो क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व होते हैं सर। और सर ये बिल्कुल लग सर कनेक्ट भी हो रहा है सर क्रिमिनलिटी से सर। जी ठीक है, देखो ना, ये सिर्फ इस सेंस में नहीं है, ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक क्रिमिनोलॉजी से है ही नहीं। ये पूरा एक बिल्कुल सर, बायोलॉजिकल बिल्कुल। कंसेप्ट है। जो एंडोमॉर्फी है, एंडोडर्म इज अ ह्यूमन टिश्यू। ठीक है। जी जी बिल्कुल सर, जी जी ectoderm is also human tissue and जी सर, मीजो mesoderm is also tissue। ये सारे जी जी बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, लेकिन इनको जी फिर जी सर, रिलेट रिलेट किया गया है क्रोनोलॉजी के साथ इस सेंस में कि वो बिल्कुल सर, जो एंडोमॉर्फ होते हैं, जो एक्टोमॉर्फ होते हैं, जो मेसोमॉर्फ होते हैं, उनकी जो बॉडी टाइप होती है वो कुछ अलग होती है एक दूसरे से। और सबसे जी बड़ी जी बात क्या होती है, इनके बॉडी टाइप को फिर डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ रिलेट किया गया है जबरदस्ती। जी ठीक है। हालांकि डायरेक्टली एंडोमाफी का, एक्टोमाफी का या मेसोमाफी का डायरेक्टली हमारे पर्सनालिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। ये बेसिकली एक लेयर्स हैं हमारे अपने जो ट्यूब जी के। सर, लेकिन फिर शेल्डन की क्योंकि एक रिसर्च थी, है ना, आप अगर काफी ऐसी चीजें होती हैं जो आप ऑब्जर्वेशनल बेस कहते हैं, काफी चीजें होती हैं जो आप सोच के कहते हैं, इमेजिन करके कहते हैं। लेकिन साइंसेस में, भले वो सोशल साइंस हो या भले वो नेचुरल साइंस हो, साइंसेस में सबसे जो अथेंटिक नॉलेज का तरीकाकार होता है वो होता है रिसर्च बेस्ड। उसमें ऑब्जर्वेशन भी होता है, उसमें पार्टिसिपेशन भी होता है, उसमें इंटरेक्शन भी होता है, और उसमें फिर आपकी फिर फाइंडिंग्स भी होती हैं। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल बेस्ड लर्निंग होती है, उसको हम साइंटिफिक मेजरमेंट या साइंटिफिक लर्निंग भी कहते हैं। तो इनका जो ये पूरी थ्योरी थी वो बेसिकली बेस करती थी एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे, रिसर्च पे। ठीक है। तो उसके बुनियाद पे इनकी जो फाइंडिंग्स थी वो आपस में बड़ी रिलेटेड थी। इन्होंने फिर बायोलॉजी को रिलेट किया था ह्यूमन पर्सनैलिटी के साथ। और फिर क्योंकि इसने एक्चुअली रिसर्च की थी
तो हम और आप जब पढ़ते हैं समझते हैं तो हमें वाकई ये थ्योरी एक हद तक ठीक भी नजर आती है, क्योंकि ये बात कोई वैक्यूम में इन्होंने बात नहीं कही थी, एवे ही नहीं कही थी, बल्कि इनके पास सैंपल था, इनके पास फाइंडिंग्स थी जो काफी हद तक ये बता रही थी कि ये पर्सनैलिटीज या ये बॉडी टाइप आपस में इनका ताल्लुक कोरिलेशन मौजूद है। ठीक है, हालांकि ये बड़ी पुरानी थ्योरी है, आजकल बहुत कम इनकी बात होती है, आजकल कम से कम इनकी बात होती है, लेकिन इन थ्योरीज ने एक हद तक दुनिया में ये बात तो दे दी कि इंसान की जो बायोलॉजी है उसका ताल्लुक भी उसके बिहेवियर पे पड़ता है, जो उससे पहले के लोग नहीं मानते थे। आज आजकल भी इस पर काम इतना नहीं हो रहा, क्योंकि हमें अब साइंस की नजर में